हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पहला लेक्चर जिसमें हम डील करेंगे, सब्जेक्ट तुम्हें पता ही है, ब्रीफ मैं तुम्हें कर ही चुकी हूँ, है ना। ये सब्जेक्ट है हमारा एंटोमोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी, व्हाट वी डू से फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से ये आता है कि जब हम एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो मैं तुमसे ये पूछूंगी कि व्हाट इज एंटोमोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट, क्या है एंटोमोलॉजी, है ना। क्या है एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में देखते हैं, उनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। और उन इंसेक्ट्स की जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, है ना, रिलेशनशिप में विद एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के साथ, वो सब जो है हमारा एंटोमोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम बहुत अगर डीपर जाएं तो मैं बहुत डीप तुमको थ्योरी लिखवाने से पहले, बहुत डीप जाने से पहले तुमसे एक सवाल करती हूँ कि मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले एक दिन में अपने अराउंड हैव यू सीन इंसेक्ट्स, क्या तुमने अपने अराउंड कोई इंसेक्ट देखा? तो दिस इज द क्वेश्चन कि तुम में से कितनों ने आज जब तुम देख रहे हो ये लेक्चर, तुमने अपने अराउंड कोई इंसेक्ट देखा? मोस्ट प्रोबेबली देखा ही होगा, आज नहीं तो कल। इंसेक्ट और नॉट ऑफ वन टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स तुमने देखे होंगे घरों में, जैसे कॉकरोचेस रहते हैं, मच्छर रहते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, है ना, एंड एंड्स रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, तो दे आर ऑल इंसेक्ट्स। ठीक है, कूल। क्यों? अब द सवाल, द क्वेश्चन, सॉरी फॉर द फंबलिंग, द क्वेश्चन इज, आप लोगों ने अपने अराउंड इंसेक्ट्स देखे इतने वाइडली, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स कि जो इंसेक्ट हैं वो हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और लार्ज डाइवर्सिटी में, है ना, विविधता में पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारे चारों तरफ इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारा जो है मुद्दा यहाँ पे बनता है कि हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, हम उनके बारे में डील करें। व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी? इतने जब हम इंसेक्ट्स देख रहे हैं तो हम उन्हें स्टडी करें साइंटिफिकली, है ना, साइंटिफिकली, वैज्ञानिकता से हम उनका अध्ययन कर सकें, उन्हें समझ सकें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब तुमको मैं यहाँ से बताती हूँ एंटोमोलॉजी के बारे में, तो हम अब नोट्स बना सकते हैं और थ्योरी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एंटोमोलॉजी जो है ना, जो टर्म है, वर्ड जो है एंटोमोलॉजी, वो बेसिकली दो शब्दों से निकल के हमारे सामने आता है ना। ये एक ग्रीक वर्ड है, हमें पता ही है कि साइंस में मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो हम ग्रीक वर्ड्स यूज़ करते हैं, और जो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं वो लैटिन स्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। द रीज़न बीइंग कि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, उसमें कोई ज़्यादा, है ना, ऑल्ट्रेशंस, मॉडिफिकेशंस अब हो नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ ऑफ द एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने टाइम की लैंग्वेज है। तो एंटोमोलॉजी के अंदर ये एक ग्रीक वर्ड है ना, जो दो वर्ड्स से आता है। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओके, होल्ड ऑन। ये दो ग्रीक वर्ड्स से निकल के आता है एंटोमोलॉजी। दो ग्रीक वर्ड्स से निकल के आता है एंटोमो, और दूसरा वर्ड हो जाता है लॉजी। ठीक है, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है एंटोमो या एंटोमॉन का मतलब हो जाता है कीट, इंसेक्ट्स। वेयर एज जो लॉजी है वो हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, अध्ययन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहां से हमें क्लियर हो गया कि एंटोमोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स से आता है, इंसेक्ट्स एंड स्टडी। ठीक है, एंटोमो एंड लॉजी, यानी लोगोस, इसको हम लोगोस लिखेंगे। ठीक है, वी आर गुड विद इट। अब इसके बाद हम डील करते हैं कि ये हमने देख लिया एंटोमोलॉजी का
मीनिंग। अब हम देखेंगे इंसेक्ट्स हैं क्या। व्हाट आर इंसेक्ट्स, यहां से ये सवाल आता है इंसेक्ट्स क्या हैं, कीड़े क्या हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। कीट क्या होते हैं, तो कीट होते हैं बहुत छोटे, है ना, इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीव हैं जो कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इंसेक्ट्स क्या हैं, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से। ठीक है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से हैं, छोटे हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुकी हैं, है ना। चलो आया समझ में क्या होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम इंसेक्ट्स के बेसिक फीचर्स को समझने की कोशिश करें, बेसिक फीचर्स ऑफ इंसेक्ट अगर हम देखें, तो जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है 3 हिस्सों में, हेड, थोरैक्स यानी नेक वाला एरिया, हेड यानी सिर वाला एरिया, और एब्डोमेन। एब्डोमेन हो जाता है लोअर बॉडी, है ना, यानी पेट वाला एरिया, है ना। इसको बोलते हैं सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर। आई बात समझ में। और इसके साथ इनके पास होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स। हम 3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेयर ऑफ लेग्स। पेयर या पेयर्स, कई जोड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से कीड़े के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, जोड़ी में पैर होते हैं। और 5वां फीचर जो इनके बारे में है, इनके पास होते हैं विंग्स। ठीक है, क्या होते हैं इनके पास, यूजुअली 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। वन और 2 पेयर्स, पेयर्स यानी जोड़े, ऑफ विंग्स यानी पंख। इनके पास पंख होंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, है ना, यानी सिर, वक्ष वाला हिस्सा, उदर वाला हिस्सा, जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जोड़ीदार पैर, और उसके अलावा इनके पास होते हैं 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। डिपेंड करता है आप कौन से इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हो। एक इनके पास होती हैं कंपाउंड आईज। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनकी आंखें हमारे जितनी वेल डेवलप्ड नहीं होती, है ना, तो इनके पास कंपाउंड आईज यानी संयुक्त नेत्र होते हैं। कैसे नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र। उसके बाद 7वीं चीज जो इनके पास होती है वो होती है एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। ठीक है, जो इनकी एक्सोस्केलेटन है, मैं एरो लगा के बना दूंगी, काइटिन का बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, यानी काइटिन का बाह्य कंकाल। ये इनके बारे में कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अनएक्सेप्शनल है, इनमें कोई अपवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये पॉइंटर्स हैं जो इंसेक्ट्स के बारे में हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने देख लिया इंसेक्ट्स के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में कि इंसेक्ट्स जो हैं वो होते क्या हैं, किस किस चीज़ के साथ बेसिकली उनके फीचर क्या क्या हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। हम
एक पॉइंटर इस स्लाइड पे नहीं, बट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड हम लिखते हैं कि एंटोमोलॉजी जो है कीट विज्ञान, वो बेसिकली वो विज्ञान है, वो साइंस है जिसके अंदर हम कीटों का अध्ययन करते हैं। मैं बता चुकी हूँ, इसमें हम कीटों की संरचना, उनका वर्गीकरण, उनकी शरीर की क्रिया, उनका विकास, उनका प्रजनन, उनकी पारिस्थितिकी और उनका आर्थिक महत्व सब कुछ समझते हैं। ये मैं तुमको इज एन इन अ डेफिनेशन लिखवाने की बजाय फ्लो चार्ट्स में, बबल डायग्राम्स में बनवाने का ट्राई करती हूँ, सो दैट तुम भी जब नोट्स बनाओ तो उसी तरीके से बनाओ। उसके बाद हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है लिख लो, कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, मैं वर्बली बोल रही हूँ, लिख लेना। बट हम ट्राई करेंगे जितना हो सके हमारे जो नोट्स हैं इनको लिमिटेड रखने का और थ्योरेटिकली बहुत विविड नहीं रखने का, ठीक है। उसमें अब हम ये देख चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं छोटे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, छोटे हैं, है ना, इन्वर्टिब्रेट अकशेरुकी जीव हैं, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में और भी जीव आते हैं, पर हम क्लास इंसेक्टा की बात करते हैं। इनके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, जैसे इनके पास हेड होगा, वक्ष होगा, एंथोरिक्स होगा, उसके बाद एब्डोमेन होता है जिसको उदर बोलते हैं, कंपाउंड आईज होती हैं यानी संयुक्त नेत्र होते हैं, 1 और 2 पेयर्ड इनके पास विंग्स होते हैं, डिपेंड करता है आप किसके बारे में देख रहे हो। जॉइंटेड अपेंडेजेस होना, पेयर्स में हो ना हो, जॉइंटेड अपेंडेजेस होना क्वालिटी होती है इंसेक्टा क्लास की, और काइटिन का एक्सोस्केलेटन होना भी इनका एक फीचर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये सब देख चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली कि एंटोमोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड माना जाता है एंटोमोलॉजी। लिखेंगे, नहीं लिखें तो भी चलेगा, जो चीज़ें लिखी जानी चाहिए वो मैं बता दूंगी। एंटोमोलॉजी, और हम क्योंकि बाइलिंगुअल क्लासेस ले रहे हैं तो मैं नोट्स को भी बाइलिंगुअल ही रखूंगी, कुछ टर्म्स इंग्लिश में, कुछ टर्म्स हिंदी में, बट ऐसे कि जब तुम पढ़ो हमें कुछ फैंसी बिल्ड नहीं करना। जब तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, किसी और के समझ आने की कोई वो नहीं है। किसी और को तब समझ में आएगा जब तुम उसे समझाओगे जो तुम्हें समझ में आया है। तो तुम्हें समझ में आना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है तुम्हारी इस लेक्चर को खोल के बैठने की और मेरी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमको ये पढ़ाने की, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी जो है वो एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। और ये तुमको एग्जाम में थ्योरी लिखने में भी बहुत हेल्प करेगा। हमेशा जब पढ़ो तो बिल्कुल, जब खुद पढ़ रहे हो और कहीं से पढ़ रहे हो तो लिख लिख के पढ़ो, और लिख लिख के थोड़े थोड़े पॉइंटर्स बना के बुलेट पॉइंट में या फ्लो चार्ट में या डाइग्राम्स के वाया वाया याद करो। फिर जब एग्जाम में लिखोगे तुम्हारे पास इतना कंटेंट होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम होती है टफनेस। जब कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में चीज़ें फैंसी वे में नहीं करनी है। फैंसी वे में हम समझा सकते हैं, फैंसी वे में हम जाके वहाँ लिख सकते हैं, पर समझ फैंसी वे में नहीं सकते। समझ हमको बिल्कुल बेसिक से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो एंटोमोलॉजी है वो बहुत ही एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी एक बहुत वाइड, एक वास्ट फील्ड है ना, ठीक है। क्यों, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों हम इसको बहुत वास्ट फील्ड बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं बेसिक स्टडीज। पहला पहला पॉइंटर कहता है हम करते हैं मूल अध्ययन। और मूल अध्ययन के हम अंदर क्या क्या समझ पाएंगे यहाँ पे, ये वास्ट फील्ड मैंने इसके लिए लिखा था, विस्तृत क्षेत्र के लिए ना, ठीक है। हाँ, तो मूल अध्ययन में हम क्या क्या समझेंगे, देखो, संरचना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद शारीरिक क्रियाएं, ठीक है, शारीरिक क्रियाएं, विकास यानी डेवलपमेंट,
उसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ये हम यहाँ पे समझते हैं संरचना, शारीरिक क्रियाएं, विकास और वर्गीकरण। संरचना यानी स्ट्रक्चर, बॉडी एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे तुम समझना चाहो, डेवलपमेंट, और क्लासिफिकेशन। बहुत ही प्यारा फील्ड है, बहुत ही प्यारा पेपर है, ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है एंटोमोलॉजी। जूलॉजी का सब्जेक्ट है, एक बार इंटरेस्ट आने लग गया ना, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू आर नॉट, मतलब अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा ना तो तुम मे बी या तो ढंग से नहीं पढ़ रहे हो या किसी ठीक इंसान से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही प्यारा है। और क्योंकि एप्लीकेशंस इतनी वाइड हैं इसकी जो रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप मान लो, इंटरडिपेंडेंसी मान लो, इंटर रिलेशनशिप मान लो, इतना ज़्यादा है चारों तरफ कि आप ये पढ़ेंगे तो आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी भी पढ़ेंगे, इकोलॉजी भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, क्रॉप्स भी पढ़ेंगे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो हम इंटरेस्टिंग वे में कॉन्सेप्ट को सर्व करते हैं, ठीक है। हमने देख लिया जो बेसिक स्टडीज हम इसके अंदर करेंगे, हम इसमें संरचना पढ़ेंगे, शारीरिक क्रियाएं, विकास और वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं वो है अप्लाइड एंटोमोलॉजी। अप्लाइड एंटोमोलॉजी, ठीक है, यानी अनुप्रयुक्त एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटो लिख दिया तो समझ जाना। अनुप्रयुक्त एंटोमोलॉजी में हम सबसे पहले एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी को देखते हैं, जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न भी है। क्या देखेंगे? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी यानी कृषि एंटोमोलॉजी। कृषि एंटोमोलॉजी, ठीक है। अब जो कृषि एंटोमोलॉजी हमने देखी, इसमें हम क्या देखेंगे? क्रॉप पेस्ट की स्टडी देखेंगे, यानी जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन कीटों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्या? फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। और मैं रेकमेंड करूंगी कि ये मत करना कि ये जो मैं लिखवा रही हूँ इसे तुम ना लिखो, जब नोट्स बनाओ तो इसे भी लिखना, क्योंकि ये भी एक बेस बिल्ड करने का काम कर रहा है। इंट्रोडक्शन वाला आज का जो लेक्चर है ये वाला, ये पर्टिकुलरली तुम्हारे बेस को बिल्ड करने के लिए है। और कॉपी में जब नोट्स बनाओ, अगर बनाओ तो इसको इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही ये है। इसके बाद ही आप आगे कुछ और पढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसी को डील करेंगे, तो ये सब ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉप पेस्ट्स की स्टडी करते हैं। किसकी? क्रॉप पेस्ट, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेस्ट कीड़े, उनकी। उसके बाद बी, दूसरा हम देखते हैं मेडिकल एंटोमोलॉजी। इसका मैं डेडिकेटेड इस टॉपिक को डील करूंगी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, क्योंकि उसमें बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, वैक्टर्स वगैरह ये भी हम देखेंगे, है ना। मेडिकल एंटोमोलॉजी को बोलते हैं चिकित्सा एंटोमोलॉजी, ठीक है। चलो, मेडिकल एंटोमोलॉजी में क्या लिखेंगे? मेडिकल एंटोमोलॉजी जो है वो उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बीमारियां फैलाते हैं, यानी वेक्टर, ठीक है। इंसेक्ट्स जो बीमारियां
पर्टिकुलरली इनको वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर भी होते हैं और कैरियर भी होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही जीन्स रहेंगे, इस तरीके के इन्फेक्टिंग जीन्स जो हैं इनको हम वेक्टर भी बोल सकते हैं, कैरियर भी बोल सकते हैं। रोग फैलाने वाले जीव हैं ये एक तरीके से। उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण लिखो यहाँ पे मच्छर का, कौन सा, एनोफिलीज, पूरा ही लिखवाती हूँ, मादा एनोफिलीज है ना। मादा एनोफिलीज, ये किसकी कैरियर है? ये है वेक्टर डेंगू की, डेंगू बीमारी की वेक्टर है ये। मलेरिया भी होता है ना, इनसे फीमेल एनोफिलीज जो हैं हमारी, ये मलेरिया और डेंगू कॉज करवा देती हैं। ह्यूमंस को काट के उनके ब्लड के अंदर ये इन्फेक्ट कर देती हैं, है ना। ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद हम क्यूलेक्स मच्छर को भी लिखेंगे। एडीज, एडीज इजिप्टी, नहीं इसको रहने दें, क्यूलेक्स मच्छर को लिख लें। क्यूलेक्स भी मच्छर है ना, ये भी बीमारी कॉज करता है। ये आप सर्च करेंगे और याद करेंगे ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क। इसके बाद सी, कौन सी बीमारी, क्वेश्चन मार्क के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया, आप देखेंगे कौन सी बीमारी क्यूलेक्स से होती है ना। ये होमवर्क है तुम्हारा। इसके बाद हम इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी यानी आर्थिक एंटोमोलॉजी को समझेंगे। भाई ये भी तो ज़रूरी है ना कि ये जो इंसेक्ट्स हैं डिजीज़ वगैरह भी कॉज कर रहे हैं, पर हम इनको इतना ज़्यादा अपने हिसाब से ह्यूमंस रेगुलेट कर रहे हैं, तो इनसे हमको कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो इकोनॉमिक लेवल पे भी हम इसको पढ़ेंगे कि ये हमें क्या फ़ायदा देता है, क्या नुकसान करते हैं, कैसे क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, कैसे है ना पूरी की पूरी जो इन्फेक्शन है चीज़ों में ये कॉज करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में। बेनिफिशियल यानी जो फ़ायदा दे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में। अब मुझे इसको पॉज करना है ना, इस वीडियो को पॉज करना और सोचना कुछ इंसेक्ट्स के नाम जो बेनिफिशियल हैं, जो हमें कुछ फ़ायदा कर रहे हैं, जो कीट हैं और हमें कुछ फ़ायदा कर रहे हैं। इसको पॉज करो और सोचो उसके बारे में, ठीक है। कूल। आई गेस आप लोगों को शायद दिमाग में कुछ एक दो अच्छे अच्छे नाम आए होंगे। नहीं आए हैं तो मैं बता देती हूँ, डेफिनेटली आए होंगे। आप कॉलेज के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आप पास ऑन कर चुके हैं, तो आप इंसेक्ट्स के बारे में इतने बेसिक्स तो जानते ही हैं। हनी बी एक है जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, हनी बी। मधुमक्खी जो कि शहद बनाती है ना, बहुत काम की है हमारे लिए। एक सेकेंड, हाँ, सिल्क वर्म, रेशम कीट जिसको बोलते हैं, ये हमको बहुत ही एक एक्सपेंसिव, महंगा और इम्पॉर्टेंट फैब्रिक बना के देता है जिसको हम सिल्क कहते हैं, रेशम, ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में आ गए। उसके बाद हम डील करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के साथ। ठीक है, किसके साथ? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। क्या पढ़ेंगे फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इंसेक्ट्स का यूज देखेंगे कि जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब हम क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसमें इंसेक्ट्स का क्या यूज है। ये हम देखते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में, ठीक है। यानी कैसे मृत्यु का समय जानने में, एक पॉइंट इसमें हम डाल सकते हैं कि जैसे मृत्यु का समय जानने में हम उपयोग करते हैं।
कैसे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। भाई किसी कीड़े ने, है ना, किसी फसल को या किसी जीव को या किसी मनुष्य को काटा, है ना, और उसको इन्फेक्ट कर दिया और उसकी मौत हो गई, चाहे क्रॉप हो, कोई फसल हो, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, तो इसमें हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ के, उस कीड़े की पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ के हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो डेथ है वो कब हुई, है ना, कितनी टाइम पहले हुई, और किस तरीके से उसने किस सिवियरिटी पे इन्फेक्ट किया होगा ह्यूमन को, वो हम यहाँ पे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर डील करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया कि हमारा एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या हम देखते हैं। बेसिक स्टडीज़ में हम संरचना देखेंगे, शरीर की क्रियाएं, विकास और वर्गीकरण देखते हैं। अप्लाइड एंटोमोलॉजी के अंदर हम एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी सबसे पहले देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं क्रॉप पेस्ट्स के बारे में कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कैसे डील किया जाए। फिर हम चिकित्सा एंटोमोलॉजी को देखते हैं, जिसमें हम उन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो वेक्टर की तरह, कैरियर की तरह और स्टोरेज की तरह काम करते हैं पैथोजेंस के लिए और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के लिए। जैसे कि इसमें हमने मच्छर देखा, मादा एनोफिलीज, जो कि डेंगू मलेरिया कॉज करती है। क्यूलेक्स मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप इसको करेंगे कि क्यूलेक्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या बीमारी कॉज करती है, ठीक है, और फीमेल क्यूलेक्स और मेल क्यूलेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने आर्थिक एंटोमोलॉजी के बारे में भी देखा, जिसमें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ऐसे कौन से कीट हैं जो हमें इकोनॉमिक लेवल पे, आर्थिक स्तर पे फ़ायदा प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि सिल्क वर्म हो गया, रेशम कीट हो गया, हनी बी हो गई, मधुमक्खी, है ना, ये सब हमको हनी बना के दे रही है ना, और बी वैक्स वगैरह बनता है, ये सब हनी बी की वजह से बनता है। सिल्क वर्म है, हमको रेशम बना के दे रहा है। इसके बाद हमने देखी फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में हमने देखा कि कैसे कीड़ों की सहायता से हम मृत्यु का समय जानने में ये मदद कर सकते हैं, और फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे कीड़ों की मदद से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मैं तुमको इम्पोर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी डील कराऊंगी, ठीक है, अपन साथ में महत्व समझेंगे एंटोमोलॉजी का। तो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिखेंगे वो है इम्पोर्टेंस, दूसरे पेन से लिखेंगे। कि जो एंटो हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, पर्यावरणीय महत्व, ठीक है, इकोलॉजिकल यानी इसका हम पर्यावरणीय महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल महत्व समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में, है ना। मैं आपको लिखवाने से पहले थोड़ा बता देती हूँ। जैसे पॉलिनेशन होता है, परागण जिसको हम कहते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में हम उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण, उनको पहुंचाने का जो काम है वो अलग अलग माध्यमों से होता है, हवा के वाया, पानी के माध्यम से, है ना, और बाकी सारी चीज़ें। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल पॉलिनेशन में परागण में प्ले करते हैं, परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाना, नर से मादा तक, वो करते हैं कीट। कौन? इंसेक्ट्स। किस उसमें एक रिलेशनशिप है कि संबंध है एक पुष्पीय पौधे और कीट के बीच में। कैसे कि जो कीट होगा वो जाएगा दूसरे पौधे के पास, पोलन ग्रेन उसके पैर में चिपक जाएंगे, वो लेके जाएगा, पर वो वहाँ जाके बैठा क्योंकि उसके पैर में वो पोलन ग्रेन लग गए, वो परागकण लग गए, क्योंकि उसे नेक्टर चाहिए। नेक्टर होता है उनके लिए खाने समान। तो जो पौधे, पुष्पीय पौधे होते हैं, वो रंग बिरंगे कलर के होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उन कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, जो कि परागण करवाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है, क्योंकि सेल्फ तो एक ही फूल के अंदर दोनों चीजें अपने आप हो जाता है, क्रॉस में मेहनत लगती है, दूर दूर डिस्टेंस तक पोलन ग्रेन्स को लेके जाना होता है ना। तो उस पद्धति को बढ़ाने के लिए पौधे की
इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं पॉलिनेशन, और ये नेक्टर लेते हैं वहाँ जाके, और नेक्टर लेके वहाँ से उठते हैं और इनके पैरों में चिपक जाते हैं परागकण, और फिर जब ये किसी दूसरे पौधे पे जाके बैठेंगे तो ये वहाँ पे उसको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। पॉलिनेशन जो है परागण, इसके अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर बीज बहुत हेल्प करती हैं। वैसे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तितलियाँ हो गई जैसे, है ना, मैं बता देती हूँ पॉलिनेशन करवाने में रोल। एक तो बटरफ्लाई होती है, उसका बहुत मेजर रोल है, और उसके बाद हनी भी होती हैं। हनी भी क्या, बीज ही लिख लो। ठीक है, बीज यानी मक्खियां। बीज क्या करती हैं, प्लांट, ये हेल्प करती हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है। पादप प्रजनन में सहायक, यानी प्लांट रिप्रोडक्शन, है ना, कौन से, जो फ्लावर वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है, यहां पे लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन करवाते हैं, यही इंसेक्ट्स, है ना, पॉलिनेटर्स। उसके बाद दूसरा जो रोल हुआ, ये तो एक तो हो गया पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा होता है डिकम्पोजर। क्या होता है, डिकम्पोजर यानी अपघटक, ठीक है। ठीक है, डिकम्पोजर यानी अपघटक। ये डिकम्पोजर भी होते हैं और ये रोल किस में प्ले करते हैं, डिकम्पोजिशन में, यानी जो कोई डेड सब्सटेंस होगी उसको ब्रेक डाउन करने में। कोई भी मर गया, कोई जीव मर गया, कोई पेड़ पौधा वो मर गया, है ना, तो वो जो डेड पड़ा हुआ है कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसको तोड़ के बिल्कुल फाइनर केमिकल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करने का जो काम है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं और इंसेक्ट भी करते हैं, है ना, कीटों का उसमें भी रोल है, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। डेड मैटर यानी जो भी मृत, जो भी पड़ा हुआ है, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करना यानी तोड़ना, कौन ब्रेक डाउन करते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ हम लिख भी लेंगे इंसेक्ट्स। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, उनका भी बहुत रोल है, पर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इंसेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझते हैं, नंबर 2, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लिया, दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक। हमने पीछे एक ब्रीफ बना लिया था, अब हम इनको थोड़ा ठीक से डील कर रहे हैं। इकोनॉमिक महत्व है यानी आर्थिक, आर्थिक स्तर पे, फाइनेंशियली, मॉनेटरी वैल्यू में ये हमको क्या बेनिफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वे में बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो हैं हमारे लिए, पीछे में तुमको 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, सिल्कवर्म लिखवाया था, बटरफ्लाई लिखवाई, वो सॉरी हनी भी लिखवाई थी। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हम देखते हैं हनी प्रोडक्शन, यानी जो शहद बनाने का काम है। जो मक्खियाँ होती है ना, मधुमक्खियाँ, हनी बीज, वो सिर्फ हनी नहीं बनाती हैं, हनी बीज हनी भी बनाती हैं, बीज वैक्स भी बनाती हैं, और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, बीज सिर्फ हनी के अलावा मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बट हम हनी प्रोडक्शन एक प्राइमरी स्टेज पे काम करता है तो हम उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद सिल्क प्रोडक्शन में कौन, सिल्क वर्म, है ना। उसके बाद लैक प्रोडक्शन, जो लाख बनती है, जिसकी लाख की, हमारे राजस्थान में ना लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं और लाख को लाइक स्टैचूज बनाते हैं, लाइक छोटे छोटे, जो अपन स्टैचू नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे पुतले वगैरह बनाते हैं, उसमें भी लाख का रोल होता है, क्योंकि लाख है ना एक कीड़े से बनता है जिसका नाम लैसिफर
लेका होता है, ठीक है। तो लाख का प्रोडक्शन हो गया। ये 3 चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हम क्या क्या देखेंगे, देखो एरो लगा के बनाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इतना इतना बेसिक्स अगर हमको आते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमको फाउंडेशन बिल्ड करने में कोई इशू आने वाला है। कॉलेज के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट, ये करते हो सफिशिएंट से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हनी प्रोडक्शन नंबर 1, यानी शहद का उत्पादन। कौन करेगा शहद का उत्पादन? हनी बी, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद सिल्क, सिल्क का उत्पादन, और उसके बाद लैक यानी लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसिफर लैक का, ठीक है। ये 3 हमको आते हैं, मोर देन इनफ है। कौन कौन कर रहा है इन्हें लिख लेते हैं जी। हनी बी, मधुमक्खी, सिल्कवर्म, रेशम कीट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसके कीड़े का नाम होता है लेसिफर लेक्का। क्या होता है? लेसिफर लेक्का। ये लाख बनाने वाला कीड़ा होता है, ये रेशम कीट है और ये मधुमक्खी है। इसके बाद अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब हम देखते हैं ना, आर्थिक महत्व, तो हम बेनिफिशियल के साथ साथ उन्हें भी पढ़ते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो हार्मफुल है हमारे लिए, है ना। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं हार्मफुल। यहाँ एक वो लगा लेना, उसके बाद हार्मफुल। अब हार्मफुल है तो वो 2 तरीके से हार्म करते हैं, ठीक है। हार्मफुल जब हम कीट के बारे में पढ़ेंगे तो वो 2 तरीके से नुकसान करते हैं। एक तो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाएंगे, और दूसरा क्रॉप्स के साथ साथ हमारे में यानी एनिमल्स में और ह्यूमंस में, पशुओं में और मानवों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना। 2 ही तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैसे? फूड कंटेमिनेशन भी करते हैं, कई बार डायरेक्ट वैक्टर भी होते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट वैक्टर भी होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्रॉप डैमेज। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्रॉप डैमेज। इसका मैं तुमको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। फसल को जो नुकसान होती है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बार पॉज करो, तुम्हें आता होगा, फॉर श्योर तुम्हें आता होगा। पॉज करके इसका एग्जाम्पल सोचना कि कौन सा कीड़ा ऐसा होगा, एक कोई भी एक एग्जाम्पल जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल फसलों के लिए बहुत सारे हैं, बट एक सबसे पॉपुलर है लॉकस्टा, ग्रास हॉपर भी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली टिड्डा होता है शायद हिंदी में, आई गेस। इसको इसकी हिंदी तुम देख लेना। लॉकस्टा जो है वो बेसिकली क्या करता है, ग्रिगेरियस पेस्ट इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में कॉलोनी की कॉलोनी आके क्रॉप्स पे अटैक करती हैं और पूरी पूरी क्रॉप्स को डैमेज कर जाती हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कीड़ा है जिसके बारे में हम, जो क्रॉप डैमेज पे काम करता है, उसको हम कॉटन बॉलवॉर्म बोलते हैं, जो कि कॉटन का जो पौधा है उसको अफेक्ट करता है ना। इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म के बारे में। तो ये 2 तुम याद रख लो, इट्स मोर देन इनफ। इसके बाद फूड कंटेमिनेशन में इनका रोल है, यानी खाने को खराब करते हैं, खाद्य पदार्थों को। फूड कंटेमिनेशन, क्या? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों का दूषण। कुछ कीड़े खाद्य पदार्थों का दूषण भी करते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल देती हूँ, कॉकरोच, तिलचट्टा।
कॉकरोच। कॉकरोच दिखता है इंडिया में किचन्स के अंदर। कॉकरोच इतना प्रोमिनेंट कीड़ा माना जाता है, कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये यूजुअली खाने को दूषित करता है। ये वेक्टर होता है, मतलब वेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, एक कैरियर एक तरीके से, हाँ वही वाली बात है, बीमारी को कैरी करने का, इन्फेक्शन को कैरी करने का काम करता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ ये पाया जाता है। इसका नाम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होता है कॉकरोच का, ठीक है। इसको बोला जाता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो बेसिकली इंडियन हाउस होल्ड्स में कॉकरोच पाया जाता है, उसको बोला जाता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये नाम पता होने ज़रूरी है फॉर दैट सेक कि हम साइंस में डील कर रहे हैं, तो इनके कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। लॉकस्टा के बारे में जब हम लिखते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ये ग्रिगेरियस पेस्ट है। ग्रिगेरियस का मतलब है ये बड़ी बड़ी कॉलोनी में आता है, ऐसा कीड़ा है जो कॉलोनीज में आके अटैक करेगा, कॉलोनीज में आकर अटैक करेगा। आई बात समझ में? ये पता होना चाहिए। लॉकस्ट अटैक बहुत एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है इंडिया में, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि क्रॉप्स को खराब करने का काम करता है ना। इसके बाद हम मेडिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक देख लिया, अब हम मेडिकल देखते हैं, ठीक है। चिकित्सा महत्व देखते हैं अब हम, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, चिकित्सकीय महत्व या चिकित्सा महत्व, नॉट एन बिग इशू। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो, मैं इतनी देर से बता रही हूँ, जो वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ हमने जो फूड कंटामिनेशन देखा, इसमें हम डायरेक्टली कॉकरोच के बारे में पढ़ सकते हैं, बट हम जब वेक्टर्स देखते हैं तब हम उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने क्यूलेक्स देखी थी, एनोफिलीज देखी थी, एडिस इजिप्टी देखी थी। ये कुछ इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली कैरियर होते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे रोगवाहक हैं, और इसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स में मैं बता ही चुकी हूँ। एक तो एनोफिलीज था, क्यूलेक्स था, एडिस इजिप्टी था। इसके अलावा एक हाउस फ्लाई जो होती है ना हमारी मधुमक्खी, जिसको मस्का डोमेस्टिका बोला जाता है, जिसका नाम मस्का डोमेस्टिका है, उसका भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल है वेक्टर के फॉर्म में बीमारियाँ कॉज करने में, है ना। ऐसे बोलते हैं इंडिया में, एक छोटी सी लाइक स्टोरी जस्ट टू रिकॉल यू पीपल, कि जो हम कर रहे हैं इज दैट कि जो मस्का डोमेस्टिका है, मधुमक्खी, ये मक्खी जो है, नॉर्मल हाउस फ्लाई जो है, ये घरों में, है ना, यूजुअली कम देखने को मिलती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। ये ज़्यादातर वहाँ रहती हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गंदगी थोड़ी होती है, थोड़ा सा अनहाइजीनिक जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, वहाँ ये ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, जो मक्खियाँ हैं हाउस फ्लाइज। और ये इनके पैरों में लग के, इनकी बॉडी के अंदर नहीं रहता है, इनके पैरों पे लग के जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव, वो रहते हैं, और ये जहाँ भी बैठती हैं वहाँ पे ये ऐसे लगा देती हैं इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो भी हैं उन्हें, और इन्फेक्शन कॉज कर देती हैं। इसके अलावा मॉस्किटो जब हम देखते हैं, एनोफिलीज के बारे में, मादा एनोफिलीज मच्छर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत एविडेंट रहती है कि मच्छर से हमको डेंगू होता है, मलेरिया एंड डेंगू। बट व्हाट हैपन्स हियर इज, क्या होता है कि मच्छर जो है ना, उसके भी गट के अंदर डेंगू के जो हैं वो स्पोर जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस में जाते हैं, है ना, और वो फिर डेंगू का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे डेंगू होता है, डेंगू मलेरिया, है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये वो सूक्ष्म जीव हैं जिनसे डेंगू मलेरिया होता है। ये मच्छर के गट के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं, और तब जाके मच्छर जब काटता है तो क्या होता है कि स्किन पे काटता है मच्छर हमारे, तो खून में जाता है सीधे, है ना, तो खून में जाता है उसके गट के वाया, और वो अपना फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है स्टिंग करते टाइम, काटते टाइम, तो डंक मारते टाइम, तो हमें इन्फेक्शन होता है। आई बात समझ में? ऐसे होते हैं वेक्टर्स, दो तरीके के, एक्सट्रिंसिकली इन्फेक्ट करते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स रहते हैं और वो फिर इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर या सरफेस पे, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस में हमने क्या देखा, कुछ जो कीट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, सम इंसेक्ट्स
अब जो सुनाई है कहानी वही लिखवा देती हूँ। एक्ट एज वेक्टर्स, वेक्टर्स यानी रोगवाहक, एक टैक्सी की तरह काम करते हैं ये, है ना, बीमारियां कॉज करवाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मादा एनोफिलीज क्या कॉज करेगी? डेंगू और मलेरिया। अच्छा ये भी ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम की अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनसे डेंगू मलेरिया होता है। फॉर एन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विवेक्स, पी फैल्सीपैरम, सब इंपॉर्टेंट है पी फैल्सीपैरम। इंपॉर्टेंट है पी फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम विवेक्स एक और इसकी स्पीशी मानी जाती है जिनसे बीमारियां होती हैं। इसको प्लीज ऐसे बॉक्स बना लेंगे फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। डेंगू मलेरिया इन्हीं से होता है, बट कैरियर जो है, वेक्टर जो है वो मादा एनोफिलीज है। और दूसरा है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका इसका नाम होता है, इंडियन हाउस फ्लाई का। टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो ये जानते ही हैं कि जब भी हम नेम लिखते हैं तो जीनस का नेम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल, स्पीशीज का जो स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर है वो स्मॉल, और दोनों सेपरेटली अंडरलाइंड जब हम अपने हाथ से लिख रहे हैं। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो हम लैटिन में करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट इसकी लैटिन रहती है। क्या करती है हाउस फ्लाई? करती है फूड कंटेमिनेशन, खाद्य पदार्थों का दूषण। क्या करती है, कैसे करती है ये मैं बता ही चुकी हूं। खाद्य पदार्थों को दूषित करती है। ये मक्खी है ना, इंडियन बी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस देखते हैं ऑन नंबर 4। वैज्ञानिक महत्व समझते हैं एंटोमो को पढ़ने का। ठीक है, साइंटिफिक महत्व क्या है एंटोमोलॉजी को पढ़ने का? वो ये है कि ये जेनेटिक रिसर्च, आनुवांशिक रिसर्च के अंदर यूज होती है। यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च, बताया ना मैंने, पहले जेनेटिक रिसर्च है ना, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक रिसर्च फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, है कि नहीं? इसको बोलते हैं आनुवांशिक रिसर्च, है ना। अब अगर तुमने 12th बहुत ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर इंसेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, जिस पे जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी आया था। इसको पॉज करके याद करो, ठीक है, कि क्या था, मैं बता देती हूँ। वैसे तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है जेनेटिक रिसर्च में, आनुवांशिक रिसर्च में जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। बस हमको बहुत एडवांस में नहीं जाना है, हमको बहुत बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स ही हो, भले ही वो याद रखने, एक एक दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल भी हो, कोई नहीं। हाउस फ्लाई, कॉकरोच, एनफिलीज, यही सब याद रख लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि लिटरली देखा जाए तो आपके जब तक बेसिक्स ही नहीं है आप एडवांस पे कैसे याद करोगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आप प्लीज़ अपने बेसिक्स को बनाने में ध्यान दें, एकदम से एडवांस लेवल पे जाने का ना सोचें, क्योंकि एडवांस में चले तो जाएंगे पर बिना बेसिक के वहाँ टिक नहीं पाएंगे और समझ में भी कुछ आएगा नहीं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हल्के में ना लें बिल्कुल भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर को, आराम से करें, ट्राई टू डील इट विथ पेशेंस। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है पहले सुन रखी हो, बहुत सारी 90% चीज़ें हो सकता है पहले से आती हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो ना आती हों, ऐसा लग रहा हो यार ये क्या चल रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो,
स्पीड कम करके सुनो, नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब तो सुना सुना सा है तो ध्यान से सुनो और याद करने की, बीच बीच में पॉज करके याद करने की कोशिश करो जो तुमने पढ़ा है ना। अगर ऐसा लग रहा है पूरा कंटेंट ऐसा है जो तुमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तुम्हें आता है, तो करना ये है तुमको कि जैसे ही मैंने बोला कि जेनेटिक रिसर्च, पॉज करा और याद करने का ट्राई करा कौन सा इंसेक्ट था जो जेनेटिक रिसर्च में, जिसके बारे में हमने देखा। मैंने बोला भी था कि रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मैपिंग के अंदर भी इसका रोल है, तो तुम्हें ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर याद आ जाना चाहिए, ठीक है। ये करना होता है, इससे दिमाग की होती है एक्सरसाइज, ठीक है। इसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। और मैं इसका रोल भी बता देती हूँ कि ये किस में हमने जेनेटिक मैपिंग करी थी उसके अंदर। अब ये तुम्हारा वो है कि तुम ये सर्च करोगे कि जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। क्योंकि जब हम ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस, इसके एक्शंस, इसकी रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक मैपिंग बेसिकली दी किसने थी। ये तुम सर्च करोगे, दैट्स योर होमवर्क, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इंसेक्ट्स को अब पढ़ें क्यों पढ़ें हम इंसेक्ट्स को। थ्योरी में तो हम देख चुके हैं, सवाल आता है क्यों इंसेक्ट्स की स्टडी की जाए, वाई टू स्टडी इंसेक्ट्स। वाई कहता है कि कीटों के बारे में हम क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा हो रहा है हमको इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ के। तो मैं तुमको बताती हूँ, इंसेक्ट जो है ना, इंसेक्टा जो ग्रुप है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है हमारे प्लैनेट के ऊपर। ऑलमोस्ट 10 लाख कीट पाए जाते हैं, 10 लाख मेंबर इंसेक्टा ग्रुप के हमारे प्लैनेट पे पाए जाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, कीट जो हैं वो सबसे अधिक विविधता वाले जीव हैं पूरी पृथ्वी पे। मतलब मैमल्स जो हैं, स्तनधारी हैं, उनसे भी ज़्यादा बाकी सारे सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कीट पृथ्वी पर सबसे अधिक विविधता में पाए जाते हैं। कितना? अब तुम बोलोगे कि ठीक है, बहुत विविधता है, नहीं डाइवर्सिटी, बहुत बहुत लार्ज डाइवर्सिटी में पाए जा रहे हैं, ओके। कितना? ओवर 1 मिलियन स्पीशीज, ओवर 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, ओवर 1 मिलियन स्पीशीज यानी प्रजातियां। कितनी? 10 लाख, 10 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दस लाख से अधिक प्रजातियां जो हैं हमको देखने को कीड़ों की मिलती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कीड़ों के बारे में पढ़ें। फाउंड एवरीवेयर, दूसरी चीज, यानी ये सब जगह पाए जाएंगे आपको, कीड़े सब जगह मिलेंगे, लैंड, वाटर, एयर, सब जगह। फाउंड एवरीवेयर मतलब लैंड, वाटर और तीसरा एयर। हवा में भी कीड़े दिख जाएंगे, धरती पे जमीन पे भी दिख जाएंगे, पानी में भी दिख जाएंगे, यानी वायु, जल और थल यानी भूमि। इसके बाद हम एंटोमोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को एज अ साइंस अगर समझें, ये तो देख लिया हमने, ब्रीफ सा टॉपिक था, कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, बस बेसिक देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी अगर एज अ साइंस हम देखें कि एंटोमोलॉजी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई तो कारण होगा कि इसको, इस टॉपिक को पेपर एज ए इम्पॉर्टेंट पेपर आपके डिग्री के उसके अंदर रखा गया है ना, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। तो एज अ साइंस इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनको हम समझने का ट्राई करेंगे। चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें पहली चीज़ तो ये कि बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी इसकी बहुविषयी है, यानी बहुत ज़्यादा फील्ड्स के साथ एप्लीकेशन है। इंटरडिसिप्लिनरी,
इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी बहुविषयी क्षेत्र है। ठीक है, अब बहुविषयी क्षेत्र है तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि भैया इंटरडिसिप्लिनरी है, इतने ज़्यादा फील्ड्स के साथ इसकी रिलेशन है, कौन से फील्ड्स के साथ इसका रिलेशनशिप है? तो एंटोमोलॉजी है ना, अब हम बनाएंगे, जो मैं तुमको कह रही थी ना कि अपन बनाएंगे एक मस्त सा वो बबल डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, तो यहाँ लिखेंगे एंटोमोलॉजी, ठीक है, एक क्लाउड बना लेंगे और इसको जोड़ेंगे अब किस किस फील्ड के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है, किसके साथ जोड़ेगा ये? एग्रीकल्चर, ठीक है जी, पहला फील्ड एग्रीकल्चर। दूसरा मेडिसिन, ठीक है, तीसरा, और पता है अगर एग्जाम में तुम ऐसे फ्लो चार्ट्स बना के, कॉलेज के एग्जाम में अगर ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख के आओगे और थ्योरी एक्सप्लेन कर दोगे ना, आई कैन बेट यू तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता, पता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो कॉपियां चेक करते टाइम बहुत रश में रहता है, वो सारे आंसर्स किसी बच्चे के नहीं पढ़े जाते, हर आंसर की एक एक लाइन किसी की नहीं पढ़ी जाती है। तो अगर तुम इस तरीके का प्रेजेंटेशन दे दोगे ना एग्जाम में थ्योरी के साथ, तो भले ही तुम्हारी थ्योरी 19-20 भी होगी तो तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आएंगे, आई कैन बेट दैट, क्योंकि मैंने भी यही किया है अपने टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद हम इकोलॉजी देखते हैं, ठीक है, 3 हो गए। चौथा जो फील्ड हम यहां पे डील करेंगे इज जेनेटिक्स, आनुवांशिक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद और हम देखेंगे अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तो 4 तो वो हो गई है ना कि फील्ड क्या क्या है। इसके बाद इसकी जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, नई ही स्लाइड पे बना लो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक तो डिजीज़ कंट्रोल में, है ना, और वो डिजीज़ प्रिवेंशन और पेस्ट कंट्रोल, 2 चीज़ें हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर। पहला तो डिजीज़ प्रिवेंशन, कि बीमारी होने से रोकी जाए, कि बीमारी ना हो। एक सेकेंड, डिजीज़ प्रिवेंशन, रोकथाम किया जाए बीमारियों, रोगों के लिए, कि रोग ना हो, है ना, रोगग्रस्त होने से बचाया जाए। सबसे पहली बात तो यही है। इलाज तो बाद की बात है, आप पहले डिजीज होने से ही रोक दो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। रोग होने से बचना, इस तरीके के मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएं कि रोग हो ही ना एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और दूसरा होता है पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। एक तो आप रोग होने से बचा सकते हो, दूसरा आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, कि भाई ये जो पेस्ट हैं जैसे लोकस्टा वगैरह, टिड्डे वगैरह, ये इतने ज़्यादा अटैक करते हैं, तो ये जो कीट हैं इन्हें अटैक करने से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये हो गए इसके व्यवहारिक उपयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं ब्रांचेस, एंटोमोलॉजी की शाखाएं क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या शाखाएं हैं। यहाँ तक हमने बिल्कुल अच्छे से बेसिक्स समझ लिया। अब हम ब्रांचेस देखते हैं, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग के साथ प्लीज़ हिंदी की मेरी बेयर कर लेना थोड़ा सा, है ना। बाकी इसकी ब्रांचेस जो हैं वो स्टडी एरिया पे बेस्ड हैं। नंबर 1
यूज पे बेस्ड है, स्टडी एरिया मतलब आप कौन सा फील्ड पढ़ रहे हैं। दूसरा यूज यानी उपयोग क्या है, उस बिहाफ पे आप इसकी ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं, है ना। तो दो हमारे इसमें एंटोमोलॉजी की शाखाएं दो बेसिस पे डिवाइड हुई। नंबर 1 बेसिस है हमारे पास स्टडी एरिया। नंबर 1 क्या है हमारे पास, स्टडी एरिया पर आधारित। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 यहीं लिख लेंगे, किस पे, यूज पे आधारित है ना, उपयोग पर आधारित। अब हम ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं इसका, पहला उपयोग और स्टडी एरिया पर आधारित। अगल बगल में हम इसलिए लिख रहे हैं कि पढ़ने के लिए हमारे लिए कन्वीनियंट हो, समझने के लिए हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो। ठीक है, स्टडी एरिया पे जब हम आधारित रखते हैं तो जो एंटोमोलॉजी है उसकी ब्रांचेस को हम चार ब्रांच में हम उसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आती है सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी, दूसरी आती है फिजियोलॉजी, तीसरी आती है मॉर्फोलॉजी और चौथी आती है इकोलॉजी। ठीक है, ये 4 तरीके के विज्ञान हैं जिन पे हम एंटोमोलॉजी को, अब ये क्या है, स्टडी एरिया। जैसे मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तब हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। इकोलॉजी के बारे में जब पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में तो हम देखेंगे उनका जो भी जैविक अजैविक फैक्टर्स हैं उनके साथ कैसा संबंध है ना। उसके अलावा जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, शारीरिक क्रियाएं समझते हैं, मॉर्फोलॉजी में आकृति समझते हैं, सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी में हम वर्गीकरण और नामकरण सीखते हैं, टेक्सोनॉमी कैसे होती है, वर्गीकरण कैसे होता है। बहुत बेसिक है, एक के बाद एक पॉइंटर्स रिलेट करोगे एंड यू विल डील विद इट। इसमें आएगा नंबर 1, ये थोड़ा नंबर 1, ठीक है, सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी। मैं पूरा एंटोमोलॉजी नहीं, सिर्फ एंटो लिखूंगी, तुम पूरा कर लेना। सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी, सिस्टमैटिक्स क्या होती है, सिस्टमैटिक्स होती है टेक्सोनॉमी प्लस क्लासिफिकेशन जो स्टडीज हैं। तो सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी में हम वर्गीकरण करते हैं, पर ये मत भूलना कि वर्गीकरण करने के लिए नामकरण आना भी जरूरी है। पर नामकरण करना हमारा यहाँ पे इतना मेजर मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कॉलेज लेवल पे, तो एटलीस्ट नेम करना हमें आता है, नामों को याद हम कर लेंगे, नेमिंग करना सीखना हमारा मुद्दा नहीं है। उसके बाद इकोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल एंटो, इकोलॉजिकल एंटो। मॉर्फोलॉजी जो है वो आकृति को डील करती है। फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक क्रियाएं जो हैं, फिजियोलॉजिकल एंटो। ठीक है, जो शारीरिक क्रियाएं हैं। इकोलॉजी एंटो, पर्यावरण के साथ हम डील करते हैं। ये तो हमने देख ली 4 ब्रांचेस, किस आधार पे, स्टडी एरिया के आधार पे कि हम कौन से फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम एंटो को पढ़ लेंगे, फिर डील कर लेंगे कि क्या हम उसमें करेंगे। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन। यूज के बेसिस पे हम देखें, उपयोग के आधार पे, नई ही स्लाइड में करते हैं, जगह कम है यहाँ पे। उपयोग के आधार पे अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उपयोग के आधार पे हमारे पास एंटोमोलॉजी जो है अलग अलग यूज के बेसिस पे डिवाइड होती है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया है ना, उसके बाद मेडिकल हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक हो गया, और उसके बाद फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी होती है। ये पहले डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स में लिखवा चुके, बस हम एक क्लासिफिकेशन का टेक्निक लिख रहे हैं जिससे इनको पॉइंटर्स में एडजस्ट करके लिख रहे हैं जिससे समझने में आसानी हो। एग्रीकल्चरल एंटो, इसमें हम कृषि विज्ञान में एंटो को पढ़ेंगे।
उसके बाद आता है फॉरेंसिक, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। किसमें? क्राइम इन्वेस्टिगेशन। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के आधार पे हम देखते हैं कि हमारे जो कीट हैं उसका क्या रोल है, कीड़ों का, है ना। उसके बाद होती है इकोनॉमिक एंटो। इकोनॉमिक एंटो हो गई आर्थिक आधार पे, ठीक है। और उसके बाद, है ना, उसके बाद आती है मेडिकल एंटो, यानी चिकित्सकीय एंटो, ठीक है। पूरा पूरा लिख लेना एंटोमोलॉजी। मैं एंटो लिख रही हूं क्योंकि बार बार एंटोमोलॉजी लिखना इज वेरी हेक्टिक। इसके बाद हम देखेंगे हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। हम देख ही चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। रोल देखेंगे, उनके क्या क्या रोल हैं। हम एग्जाम्पल्स पहले देख चुके हैं, बट हम रोल देखेंगे क्या क्या हैं। हार्मफुल इंसेक्ट सबसे पहले, जो है नुकसानदायी कीट। अब तुम इसको पॉज करोगे, है ना, और इसको पॉज करके सोचोगे, क्योंकि मैं तुमको पीछे एग्जाम्पल भी बता चुकी हूँ, वर्बली तुमको रोल भी बता चुकी हूँ, तो तुम इसको पॉज करके सोचोगे कि नुकसानदायी कीट जो है वो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, है ना, फसलों में और मानवों में, है ना। तो ये हो गया हार्मफुल इंसेक्ट। इसको पॉज करोगे और इसके बारे में सोचोगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्रॉप पेस्ट, चलो लिखो। क्रॉप पेस्ट्स यानी वो जो फसलों को नुकसान देते हैं। वो कीट जो फसलों को नुकसान देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डिजीज कैरियर्स यानी वेक्टर्स, ठीक है। डिजीज कैरियर्स यानी वेक्टर्स, जो रोग देते हैं एक से दूसरे जीव के अंदर, है ना। एक जगह से उठाते हैं, दूसरी जगह उसको ड्रॉप करते हैं, इनको डिजीज कैरियर बोलते हैं। इसके बाद स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट भी होते हैं। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट क्या? जो आपकी ग्रेन्स इकट्ठे हो गए, क्रॉप हो गई, क्रॉप कटने के बाद, फसल कटने के बाद आपको जैसे गेहूं थे, गेहूं मिल गए, गेहूं रखे एक जगह पे, चावल रखे एक कंटेनर में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, ठीक है। जो अनाज आपका स्टोर्ड है उसके अंदर भी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिशियल, है ना, कि बेनिफिट क्या क्या करेंगे, बहुत डिटेल में हम देखेंगे जब हम आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे ना, तो हम एक एक चीज़ के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से ये नुकसान देते हैं, कौन कौन से जीव नुकसान देते हैं। और ये ध्यान रखना, जब हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में देखते हैं, फायदेमंद यानी जो जो किसी तरीके का हमको फायदा दे रहे हैं, तो वो फायदा ना किसी भी तरीके का हो सकता है ना। आर्थिक स्तर पे हो सकता है, और पर्यावरण के स्तर पे हो सकता है ना। और और वो इसमें पॉलिनेशन वगैरह भी आ जाएगा, ये डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे, ये आ जाएगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह काम करेंगे, और जैसी क्रॉप हमें चाहिए उसके अंदर वो हम जीन इंजेक्ट कर सकते हैं कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हो, है ना। तो बेनिफिट कई तरीकों से हो सकता है। बेनिफिशियल यानी फायदेमंद या लाभकारी। इसमें हम लिखेंगे पॉलिनेटर सबसे पहले, पॉलिनेटर्स जो कि परागण करवाते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है, हनी बी, बटरफ्लाई, मैं पीछे बता चुकी हूँ। सिल्क प्रोड्यूसर,
पीछे बता चुकी हूँ, सिल्क का उत्पादन सिल्कवर्म करता है। सिल्कवर्म का साइंटिफिक नेम आप फाइंड करेंगे क्या होता है, हनी बी का साइंटिफिक नेम आप फाइंड करेंगे क्या होता है। ये होमवर्क हैं, कुछ चीज़ें हैं जो होमवर्क हैं, जो आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे इग्नोर करेंगे तो बाद में दिख जाएंगी तो आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली ही पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। कुछ इस तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे जीव हैं, जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, उनको पेस्ट जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो नेचुरल प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोलर हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे इंसेक्ट्स का रोल हमारे इकोसिस्टम में क्या है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कि इकोसिस्टम में इंसेक्ट्स का क्या रोल है। इंसेक्ट्स का रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है। चलो जी, पर्यावरण में, है ना, पारिस्थितिकी में क्या भूमिका है। अब इतना हम ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ लेक्चर तक पहुंच ही चुके हैं, तो इस पॉइंट पे इतना तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा कि इकोलॉजी में क्या रोल है इनका, इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में कीटों का क्या रोल है। तो इसको पॉज करके थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या रोल है। बाकी मैं तुमको बता ही रही हूँ वर्बली और थियोरेटिकली एंड रिटन वे एज वेल। फूड चेन है सबसे पहली चीज़, फूड चेन का हिस्सा होते हैं ये, खाद्य श्रृंखला जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं कीट। कैसे बता देते हैं, अभी बता देते हैं। तुमको मैंने डिकम्पोजिशन पढ़ाया था, अपघटन जो बोला था, मैंने बोला था वहां पे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपघटन करवाते हैं। तो जब फूड चेन होती है तो कई तरीके की फूड चेन होती है। एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर भी कीड़ा आता है, जैसे लोकस्टा जो आता है, ग्रास हॉपर जो आता है ना, वो होता है ग्रेजिंग फूड चेन में। कि जैसे घास है, घास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फिर बड़ा कीड़ा खाएगा, फिर उसको मेंढक खाएगा, फिर उसको सांप खाएगा, है ना। उसके बाद जो आपकी डेट्राइटस फूड चेन होती है, फूड चेन में कौन सी, एक तो इसको लिख लेना ऐसे ही ब्रैकेट में, ग्रेजिंग फूड चेन, FC यानी फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन वो जिसके अंदर आपका घास जो है, ग्रास, उसका यूज हो रहा है। एग्जाम्पल कौन, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर पार्ट है इसका। इसके बाद दूसरा आपका इसका एग्जाम्पल होता है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन डिकम्पोजिशन करती है, अपघटन करती है, ठीक है। वहाँ पे भी कीटों का मॉथ वगैरह होते हैं, मोल्ड्स होते हैं कुछ इस तरीके के, है ना, जो उनको वो खाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फो दिया है। फूड चेन है खाद्य श्रृंखला का हिस्सा। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो पोषण तत्वों का चक्र होता है, जैसे नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, फॉस्फोरस चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, इसमें भी, है ना, जल चक्र है, इसमें भी कीटों का रोल होता है। दूसरा लिखेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पोषक तत्वों का चक्र, है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी कीड़े पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन क्या होता है, सॉइल एरिएशन होता है जो मिट्टी होती है ना, उसको उलट पलट जब किया जाता है, मिट्टी को हवादार बनाया जाता है, मिट्टी को ऐसे घुमा के, उसको लेयर्स उसकी रोटेट करके, तो उसको बोलते हैं मिट्टी को हवादार बनाना। इसमें भी कीटों का रोल है।
ज़्यादा ऑक्सीजन मिट्टी तक पहुंचा पाना, नाइट्रोजन पहुंचा पाना, तो मिट्टी को हवादार बनाना। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम बेसिक क्लासिफिकेशन का अगर ओवरव्यू देखें, हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू हम देखेंगे यहाँ पे, वर्गीकरण, क्योंकि इंसेक्टा में हम अंदर नहीं उतर रहे हैं, बट बेसिक वर्गीकरण का अगर हम ओवरव्यू देखें इंसेक्टा के बारे में, ठीक है, सुनो, किंगडम, फाइलम और क्लास, ऐसे ही लिखते हैं, है ना। किंगडम एनिमलिया, एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा। इसके बाद डिवीजन होता है सब क्लासेस में, अलग अलग सब क्लासेस हैं, है ना, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में ऑर्थ्रोपोडा के साथ क्रस्टेशियंस भी होते हैं जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, है ना, और भी वो हैं। हमारा मुद्दा इंसेक्ट्स का है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट का जिसके साथ हम डील करते हैं। ठीक है, हमने ओवरऑल इस पॉइंट पे कवर कर लिया अबाउट कि व्हाट इज एंटोमोलॉजी, क्या है, कैसे काम करती है, कैसे डील करती है ना। अब हम इसको अगर होल्ड ऑन, अब जो मैंने चीज़ें दी लेक्चर देखते देखते टू डू एज अ होमवर्क, इसके साथ साथ एक होमवर्क और करेंगे किसी भी इंसेक्ट का ऑफ योर चॉइस, है ना। मैं नहीं कह रही प्रोफेशनल डायग्राम, बट एक चीज़ करनी है, एक डायग्राम बनाएंगे इंसेक्ट का, क्योंकि मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी। आप बनाएंगे डायग्राम एक लास्ट में ऑफ एन इंसेक्ट। मैं नहीं कह रही तुम कॉकरोच बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेरी तरफ से तो ये बना दो, लाइक ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, है ना, और ऐसे ऐसे बना दो, इट्स फाइन बाय मी। बट तुमको बनाना क्या है, सपोज कुछ भी बना दो मेरी तरफ से, है ना, इट्स नॉट एन इशू। बट करना क्या है तुमको उसमें, बेसिक लेबलिंग जो मैंने बताया था, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन, उसके बाद कंपाउंड आईज, ये कंपाउंड आईज हो गई, है ना, उसके बाद ये वाले विंग्स हो गए, ये वाले अपेंडेजेस हो गई। बाहर का जो तुम बनाओगे इस तरीके से उसको थोड़ा सा थिक बना के उसमें लिखोगे काइटिन का वो एक्सोस्केलेटन होता है ना, अपेंडेजेस होती हैं, आईज होती हैं, ये सब करोगे। ये दिस इज़ योर होमवर्क, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा वो करवाऊंगी डायग्राम, वहीं से शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जब भी हम डायग्राम, ये एंटीना वगैरह हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो मैंने बेसिक 6-7 तुमको फीचर्स लिखवाए थे ना, वो उस डायग्राम में मेंशन होने चाहिए। कीड़ा कैसा भी बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद करना हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है यहाँ पे। एंड हियर वी आर डन विद द लेक्चर ऑफ योर्स। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक बार थरली तुमको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी समरी रिवाइज कराऊंगी, अपन ने क्या पढ़ा था एक बार वापस देख लेते हैं। हमने देखा हम क्यों साइंटिफिकली इंसेक्ट्स को पढ़ेंगे, एंटोमोलॉजी का मतलब देखा कि एंटोमॉन यानी कीड़े, लोगोज यानी उनकी स्टडी। इसके बाद क्यों इंसेक्ट्स, सॉरी क्या है इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स हैं छोटे इन्वर्टिब्रेट जीव यानी अकशेरुकी जीव जिनके अंदर कशेरुका नहीं पाई जाती है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से हैं, इनके अंदर सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, इनका नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है। ये मैं तुमको आगे बताऊंगी जब इनके फीचर्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक फीचर मैंने बताया, हेड होगा, थॉरेक्स होगा, एब्डोमेन होगा, लेग्स होंगे पेयर्ड, उसके बाद विंग्स होंगे, आईज होंगी कंपाउंड, और काइटिन का एक्सोस्केलेटन। ये 7 पॉइंट उस डायग्राम में आप लोगों को मेंशन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेयर वी गो, हम देखते हैं एंटोमोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है। इसके अंदर हम
बेसिक स्टडीज़ करते हैं तो उसमें हम संरचना देखेंगे, शारीरिक क्रियाएं देखेंगे, विकास देखेंगे और इनका वर्गीकरण जो हमें क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स में मदद करेगा। फिर हम अप्लाइड एंटोमोलॉजी देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हमने एग्रीकल्चरल एंटो देख लिया जो कृषि वाला है, जिसमें हमने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले देख लिए, पेस्ट जैसे लोकस्टा वगैरह। मेडिकल एंटोमोलॉजी चिकित्सकीय एंटो, जिसमें जो बीमारियां करवा रहे हैं, जो वेक्टर हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है, तुम कौन सी बीमारी कॉज करती है, तुम ये करके आओगे। उसके बाद आर्थिक एंटोमोलॉजी है, उसके अंदर हम देखते हैं जो हमें फायदा देते हैं, है ना, और नुकसान वाले भी होते हैं, फायदे वाले जैसे हनी बी और सिल्कवर्म। इसके बाद फोरेंसिक एंटो में क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो गया, किसी के मरने के बाद का कि ड्यूरेशन की, वो कितने टाइम के बाद उसकी डेथ हुई है, कितने टाइम पहले उसकी डेथ हुई है, दैट। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी में इकोलॉजिकल है, पॉलिनेशन में, है ना, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बटरफ्लाई, अपघटन में, है ना, इंसेक्ट्स डेड मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें तुम करके आओगे कौन सा इंसेक्ट, इसका एग्जाम्पल इज योर होमवर्क। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, हनी प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन और लैक का प्रोडक्शन। इसके बाद हार्मफुल में क्रॉप डैमेज कौन करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म हो गया, लोकस्टा हो गया। फूड कंटामिनेशन, खाने पीने की चीज़ें खराब होना, जैसे कॉकरोच करता है। मेडिकल इंपॉर्टेंस यानी चिकित्सकीय महत्व, इसमें कुछ इंसेक्ट्स हैं जो वैक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि मादा एनोफिलीज हो गया। कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से होगा, इस प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। हाउस फ्लाइज मस्का डोमेस्टिका, जो कि खाद्य पदार्थों को कंटामिनेट करती है, दूषित करती है ना। इसके बाद साइंटिफिक महत्व है, जेनेटिक रिसर्च में हमने देखा कौन, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को जेनेटिक मैपिंग में यूज किया गया था। आप मुझे बताएंगे किसने जेनेटिक मैपिंग का प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, दिस इज द होमवर्क। इसके बाद क्यों हम इंसेक्ट्स को पढ़ें, इंसेक्ट्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत वास्ट डाइवर्सिटी में है। इवन 10 लाख से ज़्यादा आपको प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लैंड, वाटर, एयर, सब जगह ये पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखे कैरेक्टर्स, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, कहाँ कहाँ, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इकोलॉजी और जेनेटिक्स। फॉरेंसिक भी था, लिख लो, फॉरेंसिक भी लिख सकते हो यहाँ पे तुम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या, दो चीज़ें, एक तो पेस्ट कंट्रोल की पेस्ट जो है उसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा डिजीज प्रिवेंशन की रोग होने से ही हम उसे बचाएं, कि रोग हो ही ना। इससे हम ये हम कैसे करेंगे, वेक्टर्स को कंट्रोल करके। एंटोमोलॉजी की शाखाएं दो आधार पे हमने तोड़ी थी, एक स्टडी एरिया पे कि हम कौन से एरिया को स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा उसका यूज क्या है। स्टडी एरिया के आधार पे सिस्टमैटिक एंटो हो गई, पर्यावरण के लिए इकोलॉजिकल एंटो हो गई, आकृति के आधार पर मॉर्फोलॉजिकल एंटो होती है, और शारीरिक क्रियाओं के आधार पे हम फिजियोलॉजिकल एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं। उपयोग के आधार पे कृषि में हम एग्रीकल्चरल एंटो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक एंटो, आर्थिक महत्व के लिए इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, और चिकित्सक में हम मेडिकल एंटोमोलॉजी को डील करते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स में हम नुकसानदायी कीट देखते हैं, ठीक है, डिजीज कैरियर वेक्टर्स हो गए, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट हो गए, बेनिफिशियल में पॉलिनेटर, सिल्क प्रोड्यूसर और नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। एग्जाम्पल लिख के आओगे इसके अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल। ये तुम्हारे होमवर्क हैं जिससे तुम्हारे लिए गुड रहेगा टू रिकॉल, ठीक है। खुद रिसर्च करोगे जब पढ़ने के बाद ना, तो तुम्हारा एक तरीके से काइंड ऑफ रिविजन हो रहा है। इंसेक्ट्स का रोल इकोसिस्टम में अगर देखें तो फूड चेन है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रास हॉपर हो गया जैसे हिस्सा, डिट्राइटस फूड चेन में डिकम्पोजिशन करते हैं। मैंने बताया था कौन सा कीट डिकम्पोजिशन का वो है, एग्जाम्पल आप देखेंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पोषक तत्वों का चक्र है। सॉइल एरिएशन मिट्टी को हवादार बनाने का काम होगा। और बेसिक वर्गीकरण में हम देखते हैं एनिमलिया किंगडम, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास, इंसेक्टा। यहाँ मैंने तुमको बोला है कि तुम डायग्राम बनाओगे। ये मैंने इस पहली क्लास में इसलिए इतना होमवर्क दिया है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं खुद करवा सकती थी बट क्यों दिए, रीजन बीइंग कि तुम लोग थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, पहले लेक्चर के साथ ही एंगेज हो जाओ और खुद रिसर्च करोगे तो बेटर याद रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस। इफ यू आर हियर एंड तक, देन ट्रस्ट मी, बी विथ मी, वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू दैट टिल द एंड, जब मैं इसको लॉक करूँगी इस सब्जेक्ट को, I will leave you kids at the point जहाँ पे you will be very good at from the level जहाँ से तुमने शुरू किया था, you will be at a very good state, ठीक है। So just be with me and let's meet in the next lecture. Thank you so much.